हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे साउंड, सॉरी, हमने लास्ट टॉपिक में ह्यूमन आई वगैरह कुछ किया था। अब हम आज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने से पहले हमको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरा आना चाहिए। रिफ्लेक्शन हम कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन में करवा दूंगा, छोटा सा टॉपिक है, मतलब ठीक है टॉपिक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आपको समझ आएगा बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? कुछ तो होता होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड द लाइट। क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड द लाइट। देखो, मतलब जो भी तुम्हारा मीडियम है उसकी वो क्षमता कि वो जो लाइट आ रही है उसको कितना किधर मोड़ सकती है। मान के चलो ये तुम्हारा मीडियम 1 है, ये तुम्हारा मीडियम 2 है। अब इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, मान लेते हैं, बस मानने वाली बात है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है। अब यहां से कोई लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया जी नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब ये लाइट हो सकता है नॉर्मल की साइड बेंड हो जाए ऐसे, या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाए। अब ये लाइट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, ये क्या होता है? ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगता है। आई बात समझ नहीं आई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड द लाइट। जो लाइट सनलाइट आ रही है, नॉर्मल लाइट कोई सी भी है, उसको कोई भी मीडियम नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की साइड कितना बेंड कर सकता है। मान के चल, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जो ये म्यू है किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है? सबसे पहले होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब तुम्हारी लाइट जितनी ज़्यादा बेंड होगी ये उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है जी। दूसरा होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। दूसरा क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम्हारी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तीसरा क्या होता है? जो ये म्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा तो म्यू कम, और स्पीड कम तो म्यू बहुत ज़्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? देखो, मान के चलो तुम्हारा पास कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो उसकी क्या ज़्यादा होगी? डेंसिटी ज़्यादा होगी। आई बात समझ नहीं आई? अब डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट उस मीडियम में से जाने में ज़्यादा समय लगाएगी। आई बात समझ नहीं आई? तुम्हारे पास कोई मीडियम है, मीडियम की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। यदि डेंसिटी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ये चीज़ समझ आ गई? तो लाइट इस मीडियम में जाने में ज़्यादा टाइम लगाएगी। मान के चलो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यदि तुमको कोई चल रहा है, मान के चलो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ के बीच की डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। यहाँ तुम्हें सड़क पे चल के जाना है, यहाँ से तुम सड़क पे चल के जाते हो तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में तुम्हें 15 सेकंड लग जाते हैं। वहीं यदि तुम्हारी गर्दन तक पानी भर दिया जाए, अब तुम्हें इसमें चल के जाना है, तो तुम्हें इसमें चलने जाने में कम से कम 40 सेकंड लगेंगे। टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। आई बात समझ नहीं आई? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट उस मीडियम में से होके जाने में ज़्यादा टाइम लगाएगी। ये चीज़ समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है।
अब देखो आगे, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। बात कर लेते हैं इस पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से वो टू टाइप्स होते हैं? एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव आ रहा है, चीज समझ आ गई जी? इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, हम जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई मीडियम लिया जाता है। मान के चलो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसके केस में भी होगा, इसके ऊपर वाला मीडियम 1 हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? मीडियम 2 हो गया। जब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो जो ऊपर वाला मीडियम है हमेशा फिक्स रहेगा, या तो एयर रहेगा या वैक्यूम रहेगा। चीज समझ आई नहीं आई? जब मैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव आरआई की बात करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो मीडियम 1 हमेशा फिक्स रहेगा, या तो एयर रहेगा या वैक्यूम रहेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ये कोई मीडियम है। ये चीज़ समझ आ गई? वहीं यदि मैं रिलेटिव आरआई की बात करूँ तो यहाँ पे नो मीडियम इज फिक्स। ये भी कुछ भी हो सकता है, मान के चलो ये ए बी सी है, और ये भी कुछ भी हो सकता है, मान के चलो ये एक्स वाई जेड है। तब कोई समझ दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। इनके बीच में जो मेन डिफरेंस होता है क्या होता है कि एक में मीडियम फिक्स होता है और एक में मीडियम फिक्स नहीं होता है। अब मान के चलो, चलिए स्नेल्स लॉ। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब इसके फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे आता है? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। मैं मीडियम 1 में जो प्रकाश की चाल है वो v1 मान लेता हूँ, मीडियम 2 में प्रकाश की चाल v2 मान लेते हैं। यहाँ से लाइट आई, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे नॉर्मल है। जो ये रे आई, कौन सी रे होती है? ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक है जी। ये रे आई तो इसने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया होगा, ये वाला, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। मान के चलो ये नॉर्मल की साइड थोड़ी बेंड हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल आर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? इसके बारे में हम बात कर चुके थे पहले ही जब हमने रिफ्लेक्शन किया था। अब यदि हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, मतलब वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? VACCUM में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है, जो प्रकाश की चाल है, सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही हो सकती है। कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम आ जाए, इसका मतलब लाइट तो घटेगी, सॉरी स्पीड तो घटेगी। अब यदि हमने जो ये मीडियम 1 लिया है और यहाँ पे लाइट की जो हमने स्पीड है वो v1 ली है, और यहाँ पे लाइट की स्पीड हमने v2 ली है, यदि अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़े माध्यम 2 का माध्यम 1 के रेस्पेक्ट में। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट कर रहे थे और इसको n से भी डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट करते हैं, कुछ भी लिखा आ जाए, परेशान होने वाली बात नहीं है। यदि हमें माध्यम 2 का माध्यम 1 के साथ निकालना पड़े, या इसको क्या लिख सकता हूँ, n से भी डिनोट कर सकते हैं, तो क्या होगा? जो मीडियम 1 है उसमें लाइट की स्पीड v1 अपॉन में मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है। तो कोई डाउट तो नहीं है? देखो, याद कैसे रखना है, मीडियम 2 का निकालना है मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो आएगा ऊपर। तो मीडियम 1 में स्पीड की लाइट डिवाइड बाई मीडियम 2 में स्पीड की लाइट। अगर यहीं पे ये μ12 पूछा जाता तो क्या हो जाता? मीडियम 2 में स्पीड अपॉन मीडियम 1 में स्पीड। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है?
कोई डाउट हो तो बता दो। अब यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके केस में एब्सोल्यूट इंडेक्स की बात करते हैं। लाइट इन वैक्यूम या इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला बस अभी तुम याद कर लो, कैसे अप्लाई करने में सब चीज़ सिखाऊंगा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो लाइट की जो स्पीड है, हमें बेसिकली करना क्या है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करनी है, इनकी वैल्यूज़ याद करनी है। रीज़न, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सीधा डेटा बेस क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मीडियम, और यहाँ पे लिख लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी। यदि बात करी जाए एयर में, किसमें, एयर, एयर में कितनी होती है 1.0003, मतलब ऐसे याद कर लो 3 बार 0 और फिर बाद में 3 आएगा। यदि आइस में बात करी जाए, बर्फ़ में 1.31, यदि वाटर में बात करी जाए 1.33, कैरोसिन में बात करी जाए 1.44, शायद, हाँ जी 1.44। कैरोसिन मिट्टी का तेल कितनी होती है 1.44। यदि डायमंड में बात करी जाए, देखो डायमंड पे क्वेश्चन दो चीज़ों का आता है, दोनों ही कर लेंगे। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है 24.2 होता है, ये याद कर लेना यहीं पे। ये क्या होता है, इसका क्रिटिकल एंगल होता है, ये याद करने वाली बात है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 है, इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24.2। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ये इतने तुम्हें कम से कम याद करने हैं। अब देखो होता क्या है, हमारे पास दो मीडियम है, यहीं पे बात करते हैं। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। यदि जो मीडियम 1 है, हम एक चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, जो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में होती है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यदि अब यहाँ पे एयर भी आई, यहाँ पे वाटर आ गया, यहाँ पे वाटर वेपर आ गए, कुछ भी आओ, अब लाइट की स्पीड घटनी ही घटनी है। अब मान के चलो यहाँ पे एयर है, मीडियम 1 में क्या है, एयर है, मीडियम 2 में क्या है, वाटर है, ये एक नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई। अब देखो एयर से यदि वाटर में जाएगी तो जो ये रे है ये नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी। ये चीज़ समझ आई नहीं आई? एयर से ये वाटर क्या है, डेंसर है, एयर हल्की है, वाटर उससे ज़्यादा डेंसर है। यदि मैं यहीं अपोजिट कर दूं, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, अब मीडियम 1 हम ले लेते हैं वाटर, मीडियम 2 ले लेते हैं एयर, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल हो गया। अब देखो वाटर डेंसर हो गया, अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जो ये रे है ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? सिर्फ तुम्हें क्या रखना है, रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की साइड बेंड होती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकता है मुझे। अब देखो
यदि ये वाला एंगल आई है, इंसिडेंट वाला तो एंगल आई था, हम कर चुके हैं पहले ही, और रिफ्रैक्टिव वाला क्या था, एंगल आर था। तो साइन आई अपॉन, ये कुछ फॉर्मूले लिख लो, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ पढ़ा है हमने ये रिफ्लेक्शन में, उससे आगे की चीज कर रहे हैं, कहीं ये कहो ये कहाँ से डायरेक्ट लिखवा रहे हो। इसको क्या भी बोल सकते हैं, N21 भी बोल सकते हैं, 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम 1, ठीक है जी। अभी हमने ऊपर किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकाल रहे थे, मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम 1, तो मीडियम 1 वाला ऊपर आएगा और मीडियम 2 वाला नीचे आएगा। तो ये क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ तक कोई डाउट? यही क्या हो सकता है, N2 अपॉन N1, और यही क्या हो सकता है, N1 अपॉन N21 लिखा है, हाँ ठीक है, और एक क्या हो सकता है 1 अपॉन N12। यहाँ तक लिख लो ये सारी चीज़ें, इनके बारे में हम रिफ्लेक्शन में बात कर चुके हैं, बस ये थोड़ी थोड़ी सी बात और थी। क्या था, यदि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, अभी ऊपर बात करी थी, तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है जी, साइन आई बाई साइन आर के बराबर होगा, बराबर N2 बाई N1 होगा, और यहाँ पे N21 था तो ये इसका अपोजिट होगा N12। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आ गया समझ? हो तो बता सकता है। अब एक दो फॉर्मूले लिख लो जी, ये फॉर्मूले, ये सिर्फ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हें समझ आ जाएंगे, फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस लिख लो। यदि तुमसे कभी एपियरेंट डिस्टेंस पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, एपियरेंट डिस्टेंस, तो ये क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तुम्हें कर लेना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आया हुआ एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ, पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अ बर्ड इन एयर इज ए बर्ड, कोई पक्षी है, इन एयर is at a height, is at a height y from surface of the water, कहाँ से, from surface of the water। आया हुआ क्वेश्चन है PYQ, कृपया करके इस पे ध्यान दें। A fish is at depth, a fish is depth x, कितनी नीचे, x, below the surface of the water, below the surface of the water। Apparent distance of fish from bird is apparent distance of fish from bird, किससे, पक्षी से, is पूछी गई है यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू, गिवन क्या है, आर आई, क्या हो गया भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू, ये तुम्हें गिवन है। तो देखो ये कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो पहले पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बर्ड इन एयर इज एट ए हाइट वाई, मान के चलो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें एक वाटर की सरफेस लेनी है, ये वाटर सरफेस हो गई, यहाँ पे कोई पक्षी उड़ रहा है, ये एक पक्षी है जो उड़ रहा है,
क्या बोला जा रहा है कि जो ये पक्षी है इसकी डिस्टेंस वाटर सरफेस से कितनी गिवन है, y, और नीचे ये मछली तैर रही है, यहाँ पे ये मछली है, इसकी डिस्टेंस जो है वाटर की सरफेस से कितनी डेप्थ है, इसकी है x। तो पूछा क्या है, एपियरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड, इन दोनों के बीच की एपियरेंट डिस्टेंस क्या होगी, हमसे ही पूछा गया। चीज समझ आ गई, नहीं आई? अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एपियरेंट डिस्टेंस होती क्या है, अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा। एपियरेंट डिस्टेंस क्या होगी, अभी पढ़ा था हमने, डिस्टेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी। अब यदि मैं ये बर्ड के केस में बात करूं, कि इन केस ऑफ बर्ड बात करते हैं पहले। अब देखो मान के चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये तो दे ही रखा है ना, एपियरेंट डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, मानने की जरूरत ही क्या है, नॉर्मली हो जाएगा। एपियरेंट डिस्टेंस हमें टोटल ये वाली निकालनी है, टोटल ये वाली किस किस का सम होगा, वाटर सरफेस से बर्ड तक जितनी डिस्टेंस है ये वाली, और वाटर सरफेस से जितनी फिश वाली डिस्टेंस है ये वाली। यदि इन दोनों की एपियरेंट डिस्टेंस मैं जोड़ दूं तो बर्ड और फिश की एपियरेंट डिस्टेंस आ जाएगी। अब एपियरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं हम बर्ड के केस में, क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी गिवन है, y, कितनी गिवन है जी, y अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर हमें पहले ही गिवन है, कितना है, म्यू। और म्यू यहाँ पे किसका लेना है, हमें एयर का लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे जो मीडियम है एयर है प्लस। अब यदि मैं फिश के केस में बात करूं तो क्या है, डिस्टेंस क्या है x, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वाटर का। यहाँ तक चीज समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? अब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना होता है, 1 होता है, तो इसको 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन में x प्लस में म्यू ऑफ वाटर। और म्यू ऑफ वाटर हमें कितना गिवन था, म्यू गिवन था, तो y प्लस में x अपॉन में म्यू। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी, थैंक यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो चुका है, इसके बाद हम आगे और थोड़ा सा करेंगे कुछ और। थैंक यू, वेलकम।